आउट ऑफ द बॉक्स में आज मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। और अमित सर से आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि पेपर लीक्स कैसे होते हैं। अमित सर वेलकम। पेपर लीक्स कैसे होते हैं? सर ये बड़े हो रहे हैं आजकल, मतलब नीट का एग्जाम अभी जो है वो लीक हो गया, तो साइबर एंगल कितना इसमें इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास अवेलेबल है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। ये किस तरीके से होते हैं और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लीक होता ही क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एग्ज़ामिनेशन इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है कि यदि आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपकी ज़िंदगी उससे पहले क्या थी और उसके बाद क्या थी एकदम से बदल जाती है। चाहे वो एक नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम। सो वो जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो आदमी किसी भी कीमत पर अचीव करना चाहता है, और उसका बिजनेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा मार्केट है। अब पूरा पुख्ता सुरक्षा के बावजूद कहीं ना कोई ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होती है, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ पेपर हैं जो कभी लीक ही नहीं हुए। जैसे सर? जैसे यूपीएससी, ओके, जैसे सीए, ठीक है। काफ़ी हद तक आईआईटी जेईई का पेपर भी कभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो जब ये लीक नहीं हो रहा है मैं वही सवाल कर रहा था, जब ये नहीं हो रहे तो वही प्रोसेस इनके लिए तो फॉलो फिर इनके लिए प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं होता? एक्चुअली जेईई का एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता है, ठीक जो मेंस होता है, इसलिए वो, लेकिन उसमें भी 2021 में शायद एक घटना हुई थी, और किसी एक सेंटर सोनीपत में कहीं कोई सेंटर था, और उसके बाद जांच शुरू हुई, और उसके बाद एक रशियन हैकर पकड़ा गया था एयरपोर्ट से, जिसने एक्सेप्ट किया था कि उसने वो सिस्टम हैक करके रिमोट एक्सेस लेकर पेपर सॉल्व करके लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर कराने में मदद की थी, और उसके लिए काफ़ी पैसा भी लिया गया था। एक बार मैं लद्दाख गया तो वहाँ के जो एसपी थी वो मेरे से बोली कि एग्ज़ाम में मैंने कुछ गड़बड़ियाँ देखी हैं और उसके लिए कुछ सिस्टम कॉन्फिस्केट किए हैं, तो आप ज़रा उनकी फॉरेंसिक जांच करके बताइए कि कैसे उन लोगों को हेल्प हो रही थी। तो मैंने कहा पर आपने पकड़ा कैसे? तो बोली मुझे कोई कंप्लेन आई और मैं वहाँ पर ऐसे ही सडन जांच के लिए पहुँची। तो मैंने जब सेंटर के अंदर गई तो सेंटर के अंदर बहुत सारे लोग मुझे हरियाणा के दिखे। ठीक है। तो मैं चौंक गई कि हरियाणा से कोई व्यक्ति लद्दाख लेह में क्यों एग्ज़ाम देने आया है, मतलब वो सेंटर कहीं भी रख सकता है। तो मैंने सारे सिस्टम एग्ज़ाम के बाद कॉन्फिस्केट करा लिया, और कुछ गड़बड़ियाँ दिख रही हैं पर एविडेंस नहीं मिल रहा। तो जब हम लोगों ने उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू की और सिस्टम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर था उसकी सिक्योरिटी चेक की, तो पता पड़ा कि वो एक पोर्ट ओपन करता था, जैसे आप लॉन्च करते हो ना, तो एक पोर्ट और ओपन करता था वो, और समहाउ वो कहीं हरियाणा के किसी सेंटर में बैठ के रिमोट एक्सेस देता था उसका। ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं था बिना किसी सपोर्ट के उस कंपनी के जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, वो अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक टीम व्यू और एनीडेस्क। तो फिर उस कंपनी पर जांच शुरू हुई, उसको पार्टी बनाया गया, पर उस कंपनी ने डिनाई करते रहे कि नहीं कोई वल्नरेबिलिटी होगी। फिर अब ये पता करना था कि यदि ये कंपनी का पार्ट है तो फिर इनके कहीं ना कहीं नेटवर्क दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने हर तरीके से जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके आपस में कनेक्शंस निकालने शुरू किए कि क्या उनके आपस में कनेक्शंस, पर ना वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, ना वो नॉर्मल कॉल कर रहे हैं, तो कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा था। इवेंचुअली हमें एक ऐप मिली जिस पे वो बात करते थे, और वो थी ज़ेंगी ऐप। जब हमने देखा कि ये ऐप क्यों हर फ़ोन में आ रही है, और उस उनके जो IPDR टाइमिंग स्टैम्प्स थे मिलने शुरू हो गए, जैसे आप ज़ेंगी पे बात कर रहे हैं 2 से 2-5 और मैं भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपस में ज़ेंगी पे बात कर रहा हूँ। तो उस तरीके से हमने पुख्ता सबूत पर तैयार किए कि ये लोग वाकई ज़ेंगी पर न सिर्फ बात कर रहे थे, डेटा शेयर कर रहे थे, और बहुत सारे लोग फिर अरेस्ट हुए। इसमें कई सारी फिर FIR हुई, एक यूपी में भी हुई, एक चंडीगढ़ में भी हुई। पर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाले सिस्टम्स थे। यहाँ पर जो लीक हो रहा है वो है पेपर, और इसमें भी काफ़ी सारी डायनामिज्म रखी जाती है। एक तो जो पेपर सेट करता है उसको भी नहीं पता होता कि, क्योंकि मल्टीपल लोगों को दिया जाता है क्वेश्चन सेट करने के लिए, और उसके बाद वो डायनामिज्म क्रिएट करके एक मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस वो पेपर तैयार किए जाते हैं। उस दिन कौन सा सेट निकलेगा वो उस दिन डिसाइड होता है। ओके। तो इस हद तक तैयारियां होती हैं। उसके बाद जहाँ वो प्रिंट हो रहे होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे SLAs फॉलो होते हैं। फिर जब वो पेपर वहाँ से प्रिंट होकर निकलता है तब भी गाड़ी लॉक होती है, GPS सिस्टम्स के थ्रू ट्रैकिंग होती है। उसके बाद जहाँ जहाँ से वो जाएगी कहीं रुकी है क्या, कोई खोला तो नहीं है, सारा मॉनिटरिंग होती है। फिर जब उन सेंटर्स पर पहुँच जाती है, ऑलमोस्ट 5,500 सेंटर्स थे जहाँ पर ये नीट का एग्ज़ाम हुआ, और मेरे ख्याल से 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। फिर उन सेंटर पर वो जब खोला जाएगा उसके पहले ही बताया जाएगा कि कौन सा पेपर उसमें सर्कुलेट करना है,
और वो सब ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ही निकाला जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, एग्ज़ाम होता है। अब पाया ये गया कि उसी समय किसी ने फ़ोटो खींच के सर्कुलेट की होगी या तो ओके एक तो सर, ये किस वक्त जब निकाले गए? जब निकाला गया, ठीक जब वो ऑब्जर्वर की जब, क्योंकि उस समय बांटने के लिए तो दिए जा रहे हैं ठीक ना। समहाउ आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो मोबाइल भी नहीं है पर वो बटन और कैमरा और ठीक है। वो हाँ सर, ये photo तो पेन्स खींची में भी जाती आते हैं और हर बहुत चीज़ सारे। में, बिल्कुल। और भी आजकल कस्टमाइज डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें कि इंटरनेट भी है और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो संभावनाएं बहुत हैं कि कोई चाहे तो उस समय 2-5 मिनट में कर सकता है, क्योंकि 5,500 सेंटर्स में एक सेंटर से लीक हो जाना। लेकिन यदि उस समय भी हुआ तो उसके बाद हेल्प कैसे हो रही है किसी की, बिल्कुल। क्योंकि एग्ज़ाम तो शुरू हो चुका होगा 15-20 मिनट बाद। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सिस्टम पीछे भी है जो उनको आंसर पहुंचा रहा है। तो उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और फिर बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। एक तो ये कई बार जांच में आया, कि पहले ही पेपर लीक था। जैसे इस बार जो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के 120 क्वेश्चंस एज इट इज़ हैं उसमें नीट के पेपर में, 410 क्वेश्चंस ऐसे हैं शायद जो मैच कर गए कुछ ऐसा सा था। तो यदि ऐसा है तो फिर ये बहुत ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो लूपहोल्स हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, ह्यूमन प्रोसेस की वजह से हैं। चीज़ें बहुत हो सकती हैं। एक तो AI बेस्ड मॉनिटरिंग हो सकती है। मेरे ख्याल से अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो लूपहोल है वो ये अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है। जब तक आप किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करोगे जांच के दायरे से, तो हर आदमी इवेंचुअली बच निकलता है, क्योंकि या तो सिस्टम मैनेज हो जाता है या लोग बदल जाते हैं। ऐसे में सज़ा किसी को नहीं होती, और जब तक सज़ा नहीं होगी थ्रेट बनेगा नहीं। तो हमारे यहाँ जैसी एक कहावत है कि भय बिनु प्रीत न होए गोसाई। जब तक वो डर नहीं क्रिएट होगा ना कि यदि आप पकड़े गए तो 20 साल की सज़ा है, वो देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ एक आध निपट भी जाए, थोड़ा बहुत भी गलती होगी तो निपट जाए, क्योंकि वो डर बनाना बहुत ज़रूरी है। राजा को राजधर्म का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, वरना तो लोगों के भविष्य के संग खिलवाड़ हो रहा है ना। लाखों लोग, 22 लाख बच्चे, एकदम से आप उनकी मेहनत, फोकस, ओरिएंटेशन, जिस एग्ज़ाम के दिन से पहले हमारे BP बढ़ना शुरू हो जाता है। और हर बच्चे ने, हर किसी ने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, हमें पता है कि कितना स्ट्रेस होता है। और उसके बाद वो लगे कि ये तो वेस्ट था, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दे दिया जो तुमने, तो एकदम से एक शैलोपन आ जाता है कि यार फिर, एंड देन आपसे कहा जाए कि चलो अब 1 महीने बाद देना या 2 महीने बाद देना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं बिल्ड होता। और ऐसे में हो सकता है जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया हो वो ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल जाती हैं। अब 21 जून को एग्ज़ाम होगा, पीक दोपहरी में, आधे लोग तो गर्मी और पानी की वजह से बेहाल होंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि बिना किसी सज़ा के ये चीज़ कैसे कंक्लूड हो सकती है। सर इसमें एक चीज़ और आती है, मान लीजिए ह्यूमन एंगल है, अगर वो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं है, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है, वहाँ से लीक हो जाता है। फिर अगर इसको प्योरली ऑनलाइन ही करने कोई ऐसा सिस्टम बना देंगे, ठीक है, अब इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, डायरेक्टली ये कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे जहाँ भी सिस्टम होगा उस पर खुलेगा, लेकिन उसमें भी दिक्कत है, जैसे आप बता रहे हैकिंग उसमें वहाँ भी हो सकती है। तो ये लीक होने का, इस चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। तो क्या ये कभी ऐसी सिचुएशन आ पाएगी कि बिल्कुल ही हैक प्रूफ, लीक प्रूफ ये सिस्टम बन जाए? दूसरा है कि दूसरे देशों में जब ये एग्जाम्स होते होंगे, क्या वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर यहीं पे होता है? मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हुई, अगले दिन से नहीं होगा। सामने आप मोबाइल छोड़ के चले जाओ, चोरी नहीं होगा दुबई में चले जाओ छोड़ के, नहीं होता ना। बिल्कुल, तो आपको डर तो बनाना पड़ेगा। देखिए अब कब तक पकड़ते रहेंगे लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा देश, इस बड़े देश में आप कानून सिर्फ एक लेवल तक ही डिटरेंट है, उसके बाद सज़ा ही डिटरेंट होती है। वो लोगों का भय चला गया, उनको लगता है कि आप निकाल लेंगे, बच लेंगे, और जो उसका रिटर्न है वो इतना ज़्यादा है, मतलब एक बार में हज़ारों करोड़ साफ़ हो रहा है, तो वो रिस्क ले लेता है। तो जो पकड़े गए हैं लोग, अभी नासिक से पकड़े गए हैं, और जो थे ना इन्वॉल्व, वो तो खींच के उन्होंने शेयर किए ही फ़ोटोज़। तो ऐसे में मेरे ख्याल से डिटरेंट करो, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, नहीं तो UPSC क्यों नहीं लीक हो जाता, JEE क्यों नहीं लीक हो जाता, या CA का पेपर क्यों नहीं लीक हुआ? क्योंकि JEE तो ऑनलाइन है पूरा, तब सिक्योर है, लेकिन वहाँ तो पेपर एग्ज़ाम ही हो रहा है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो हो सकते हैं। बहुत सारी अब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे AI है। ठीक है,
उसके थ्रू यदि आप सिर्फ प्रोसेस मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें तो वो बता देगा कि कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई। कैसे? जैसे कि मेरे पास डेटा है सारा, मेरे पास डेटा है कि कब प्रिंट हुआ, कौन सा पेपर कहाँ गया, ये सारा सर्वर पे लॉग होना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ डेटा दे रहा हूँ कि भाई इस समय ये वाला इस मशीन उस पर प्रिंट हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ उनको सील बंद किया गया, वो डेटा है किस तारीख को कब हुआ। उसके बाद किस गाड़ी से कौन सा लॉट गया वो पता है। उसकी GPS मॉनिटरिंग है कि गाड़ी कहाँ रुकी, कब रुकी, कितनी देर रुकी। उसके बाद वहाँ किसने खोला, उसके बाद कब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मान लीजिए कि एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया तो हमें पता है कि किस सेंटर से कितने लोग सेलेक्ट हुए। अब ये पूरा डेटा AI के पास है। AI ही एनालाइज करके बता देगा कि यहाँ से लीक हुआ था, इस सेंटर में गया था, इतने बच्चे फर्जी पास हुए ये एनालाइज करके बता देगा, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, तभी तो वो रिज़ल्ट वैसा आएगा कि भाई इतने बच्चे पास हुए। तो ये तिब्बत, ये जो वाला केस बताया मैंने, लेह वाला, वहाँ पे ऐसा हुआ था। वहाँ पे हरियाणा के एक ही गांव से मेरे ख्याल से 20-22 लोग सेलेक्ट हो गए थे। तो वो जब रिज़ल्ट के बाद और पुख्ता हो गया मामला कि नहीं, इसका मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है कि और सबके सब वहीं सेंटर बैठे हैं, तो एक ही सेंटर से इतने सारे लोग कैसे सेलेक्ट हो गए। तो जैसे ही कोई एक पैटर्न मिलता है, AI उसको एनोमली की तरह आइडेंटिफाई करके अलर्ट देता है, और उसके बाद रूट कॉज ही बता देगा कि यहाँ से हुआ होंगे, और फिर जो लोग भी उस चेन में इन्वॉल्व थे उनकी अकाउंटेबिलिटीज़ के बेस पर उनको सज़ा मिलेगी। हाँ सर, एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल एक निकल जाएगा कि हाँ ये 10 लोग हैं, ये इनमें से हो सकता है 15 में से हो सकता है ये चीज़, और AI डिटेक्ट कर सकता है। सर कोई ऐसी 4 चीज़ें आप बताएं कि जिनको इम्प्लीमेंट करके ऐसी चीज़ें आगे होने से रोकी जा सके। देखिए, सबसे पहले तो आप चेन ऑफ कस्टडी समझने की कोशिश कीजिए कि पेपर बनता है, ठीक है, प्रिंट होता है, लॉजिस्टिक्स में आता है, फिर ओपन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस चेन ऑफ कस्टडी को ही सिक्योर करना है, ठीक है, कि जब बने तब लीक ना हो। तो उसके लिए आपने डायनामिज्म रख लिया, किसी को नहीं पता कि किसके सवाल जाने वाले हैं, किसके नहीं जाने वाले हैं। फिर जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी मॉनिटरिंग, ठीक है। आपको पता है कई बार बंकर स्टाइल फॉर्मेटिंग भी होती है, जिसमें एक सारे उनको बुला के एक रूम में बंद कर दिया जाता है, फ़ोन ले लिए जाते हैं फिर उनसे क्वेश्चन पेपर सेट कराया जाता है। ऐसे भी किए जाते हैं ट्रायल। पर बेसिकली आप ये चाहते हैं कि वो किसी भी को भी ना पता हो, और लेकिन उसको ये तो पता होता है कि मैंने कितने सवाल दिए, इतना तो वो होता ही है। तो उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी कई बार ध्यान रखना पड़ता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सेट थ्रू ह्यूमन, आप AI के थ्रू पेपर सेट करें। ठीक है सर, आप यदि सारी नॉलेज तो AI के पास है ही, और आपने उसको सारे पॉसिबल वो दे दिए, वो नए क्वेश्चन भी वो दे सकता है, और उससे क्या होगा कि वो वाला चीज़ तो सिक्योर हो गई। अब आता है कि आप प्रिंटिंग प्रेस में तो लीक नहीं होता, तो वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पर मॉनिटरिंग प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बात 1-2 पेपर की नहीं है, लाखों पेपर छप रहे हैं, और यदि 4 सेट हैं तो 1 करोड़ भी प्रिंट हो सकते हैं। बिल्कुल। सो वहाँ की सिक्योरिटी देखने की, फिर आपकी लॉजिस्टिक सिक्योरिटी जब ट्रांसमिशन हो रहा है। इसमें एक और चीज़ है कि जब आप कोई भी ओपन कर रहा है या लॉक कर रहा है, उस समय वो बायोमेट्रिक बेस्ड ही हो। ठीक, कम से कम हमें ये तो पता हो कि किसने वो बॉक्स खोला, किसने बंद किया, तो डर और बढ़ेगा। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग थे, क्या थे, पर उसमें से अकाउंटेबिलिटी किसकी? बिल्कुल, जैसी एक बंदे पे आप अकाउंटेबिलिटी सेट करते हो, एग्जैक्टली, चीज़ें और सिक्योर होना शुरू हो जाती है, कि फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कहता नहीं अब मैं किसी को टच भी नहीं करने दूंगा, कल के दिन मैं ही फायर होऊंगा। फिर आप जब पेपर वहाँ तक जा रहा है तब तक भी एक बायोमेट्रिक सिस्टम ही रहे कि जो भी वो बॉक्स के अंदर जा रहा है दैट कैन बी ओपन ओनली थ्रू फिंगर और फेस, समथिंग लाइक दैट। एक कारण और भी है, एक कारण ये है कि हम किसी तरह सिस्टम में डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ओके, और ये ज़्यादा बड़ा कारण है। और ये कारण यदि है कि सिस्टम में डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो फिर वो किसी भी सिचुएशन में लीक होगा। एग्जैक्टली, फिर जो मोटिवेशन है वो पैसा नहीं है, फिर जो मोटिवेशन है वो एडवर्सरीज को मिल रहा है, वो इनको मिल रहा है जो चाहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा बड़ा सेंसिटिव कारण होता है, और यदि कारण ये है तो फिर जो सिक्योरिटी चाहिए वो अलग है। फिर तो हमें रूट कॉज निकालना पड़ेगा कि क्योंकि बार बार ये NTA पर सवाल खड़े हैं, NTA के सिस्टम पे ही एक बार ट्रस्ट कोलैप्स कर गया तो एग्ज़ाम देने से बचने लगेंगे, यार कोई फ़ायदा नहीं इनके संग। बिल्कुल, वो डर होता है। ऐसे जुडिशल सिस्टम से यदि ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर लोग कोर्ट जाएंगे नहीं, वो तो यहीं गुंडे के पास जाके सेटलमेंट कर लेंगे। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ा खतरा है जो मुझे दिख रहा है, और सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए।
अक्सर ऐसे ऐप्स मैंने देखे हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स के बहुत सारे परमिशन ले लेते हैं यूज़र्स के, और इवन दो डायरेक्ट भले ही थ्रेट उससे ना हो, लेकिन काफ़ी सारे खतरे हो जाते हैं उस चीज़ से। तो सर ये ऐसे ऐप्स रखना, ट्रू कॉलर हुआ, फिर इस तरीके के ऐप्स हुए, इनको डाउनलोड करते हुए, इंस्टॉल करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए मोबाइल फ़ोन में, और ये ऐप क्या खतरनाक है यूज़र्स के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप किसी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करते हो, वो ट्रस्ट की वजह से खतरा आ जाता है। ठीक है। ट्रू कॉलर आपको कोई नाम दिखाता है कि ये कॉल आया है सीबीआई ऑफिसर का है, और आप डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल। सीबीआई ऑफिसर का नाम आ रहा है उस पर, या उसने कॉल दिखाया है कि ये पासपोर्ट ऑफिस से है, और आप उस हिसाब से कुछ गलती कर देते हैं। ये रिस्क है, ये खतरा है। ट्रू कॉलर जो भी नाम दिखा रहा है उस चीज़ के लिए उसने कोई केवाईसी नहीं किया है। ठीक है। वो सिर्फ जो फ़ोन बुक में नाम सेव्ड हैं उसके बेस पे अपनी डिक्शनरी क्रिएट करता है। मैंने आपका नाम किसी और नाम से सेव कर लिया, बिल क्लिंटन के नाम से, तो आपका नंबर पे बिल क्लिंटन लिख के आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, यूथ। उसने चेक नहीं करना है कि ये इलॉन मस्क है, कि ये बिल क्लिंटन है, कि अयाज है। ये रिस्क हमेशा रहता है, और क्रिमिनल इसका फ़ायदा उठाते हैं। क्रिमिनल जानबूझ के एक नंबर लेकर ट्रू कॉलर पर नाउ देयर इज़ अ फैसिलिटी कि आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, तो वो नाम चेंज करके वही कॉल पर दिखाई देता है, और उसके बाद आप फंस जाते हैं। तो ये रिस्क बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मैं ट्रू कॉलर को उतना सफिशिएंट नहीं मानता, स्पेशली जब जब लोग सीनियर सिटीजन्स हैं और वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, डर जाते हैं। अब फैसिलिटी ट्राई ने भी दे दी है कि आपको नाम दिखाई देता है, और जो ये नंबर के संग नाम आता है वो केवाईसी वाला है, ठीक है। जिसके आधार कार्ड पर ये लिया गया है। तो इसकी कम से कम एक गारंटी तो है कि ये व्यक्ति वही है और इम्पर्सनेटेड नहीं है। अदरवाइज ट्रू कॉलर में तो ये खतरे हमेशा बने रहेंगे। तो सर ऐसे ऐप्स जो हैं वो आई थिंक मैंने देखा है कि इतनी सारी परमिशन भी ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन की, वो मोबाइल फ़ोन का जो कॉल लॉग उसको तो एक्सेस करते ही हैं, उसके अलावा एसएमएस पढ़ते हैं, फिर आपकी स्टोरेज परमिशन लेते हैं, और फिर इवन फाइनेंशियल डेटा तक भी पहुंचते हैं क्योंकि वो चैट्स का एक्सेस ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के पास होती हैं, क्या ये भी खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, यदि आपका सिर्फ एसएमएस का एक्सेस उसके पास है, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसको पता है, क्योंकि आप कैश विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल अलर्ट आता है, बिल्कुल। बैलेंस कितना है वो पता पड़ जाता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स पता पड़ते हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परचेज हिस्ट्री पता पड़ती है कि उसके भी अलर्ट आते हैं, बुक करते हैं कोई चीज़ तो वो पता पड़ता है। तो सिर्फ एसएमएस अकेला, यदि किसी ऐप को आप दिए जा रहे हैं हर एक एसएमएस का एक्सेस, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, और उस चीज़ की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और यदि वो गलत हाथों में पहुंच गया तो सबसे ज़्यादा साइबर क्रिमिनल के कॉल आप ही को आएंगे, और वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आप तुरंत ट्रस्ट कर लेंगे या भरोसा कर लेंगे या डर जाएंगे, और वो गलती करेंगे। तो इसलिए जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई हैं वो ले रही हैं, आपको पता होगा कि जो लोन ऐप्स थी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट लेती थी सिर्फ, बिल्कुल। और पिक्चर्स, और उसके बेस पर ही उसने इस हद तक सिचुएशन ख़राब कर दी कि लोग सुसाइड करने लगे, क्योंकि वो आपके ही रिश्तेदारों को, आपके बॉसेस को, पेरेंट्स को आप ही के नेकेड पिक्चर्स गाली गलौज के संग भेज रहे हैं, और लगातार भेज रहे हैं कि आप हैरेस हुए जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे। आपका डेटा यदि कोई भी ऐप ले रही है, इस बात की इंश्योरिटी कि वो सिर्फ रेगुलेटेड यूज़ होगा, गलत हाथों में नहीं जाएगा, कोई नहीं देता। सर कैसे चेक करे एक आम बंदा कि ट्रू कॉलर या इवन दो मैं तो कहूँगा पेटीएम का भी ऐप जो है, अगर उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो भी परमिशन बहुत सारे लेता है। उसको ये पता रहता है क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो आपको कब भरना है, कितना भरना है, और इवन दो बंदा परमिशन देता नहीं है। तो ये कैसे चेक करें कि कहाँ कहाँ ये परमिशन, जो कौन कौन सी परमिशन ये ऐप्स ले रहे हैं, और प्लस इनको रोके कैसे? देखिए, बिना इंस्टॉल किए भी आप पता कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एन ऐप टू नो कि ये Okay. क्या क्या परमिशन ले रहे हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, ब्राउज़र में खोल दें प्ले स्टोर, या आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा प्ले स्टोर तो उसको खोलें, और उसमें वो ऐप ढूंढ लें जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने फ़ोन पे, भारत पे, पेटीएम कोई भी ढूंढी, या फेसबुक ढूंढी, आप क्लिक करें उस पर, तो नीचे एक डेटा सेफ्टी का ऑप्शन आएगा। डेटा सेफ्टी के ऑप्शन में नीचे एक सी डिटेल्स के ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये ऐप आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है, और वो डेटा एक बार देखें। फेसबुक के केस में तो वो लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, ईमेल्स, एसएमएस, फाइनेंशियल डिटेल्स, हेल्थ डिटेल्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी सब कलेक्ट करता है। तो बाकियों का भी देखें एक बार। और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप डिसेबल नहीं कर सकते, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप रोक दें उसको कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता। सर जैसे मैंने ट्रू कॉलर का ऐप खोला और इसमें डेटा कलेक्टेड में दिखा रहा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डेटा कलेक्टेड इन फॉर व्हाट पर्पस, परचेज हिस्ट्री ये ले रहा है, और ऐप फंक्शनैलिटी, एनालिटिक्स, पर्सनलाइजेशन,
ऐप की एक्टिविटी ये सारी ले रहा है, इसमें ऐप सर्च हिस्ट्री, इंस्टॉल्ड ऐप, ये भी डेटा वो ले रहा है, प्लस फिर कॉन्टैक्ट्स हो गए, डेटा कलेक्टेड कॉन्टैक्ट में आ गया, फिर मैसेजेस, एसएमएस, एमएमएस, ये परमिशन ले रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अदर इन्फो, वो भी ले रहा है, लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आपकी जा रही है, प्लस डिवाइस एंड अदर आईडीज, आई थिंक ये तो चली जाती है, फिर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की परमिशन ये ले रहा है, और फोटोज़ एंड वीडियोज़ इसकी परमिशन जा रही है, और ये सबसे खतरनाक ऑडियो, वॉइस और साउंड रिकॉर्डिंग्स ये तक जा रही है उधर, और फिर ऐप इन्फॉर्मेशन जो परफॉर्मेंस की है वो तो चली जाती है, तो मतलब इतना डेटा जा रहा है। अब बताइए इसने छोड़ा क्या है? मतलब ऑलमोस्ट हर पर्सनल डिटेल ट्रू कॉलर के पास है, जो कि ज़रूरत नहीं है। मतलब जो फंक्शनैलिटीज़ है ट्रू कॉलर की बड़ी सिंपल सी है। आप जब ट्राई आपको ये सर्विस दे रहा है तो उसने ऐसी कोई एक्स्ट्रा परमिशन आपसे नहीं लिया है, और उसके बावजूद वो दे सकता है। तो ट्रू कॉलर भी यदि सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट ही का ही एक्सेस लेता तब भी ये फैसिलिटी दे सकता। इसका मतलब है जो उसको पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाकी डेटा के थ्रू मिल रहे हैं। बिकॉज इफ़ एनी ऐप नोज अ लॉट अबाउट यू, तब वो हिसाब से प्रोफाइलिंग करके ऐड दिखा सकता है, बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। इस वजह से वो डेटा ले रहा है, पर ये डेटा जाना एक रिस्क है। इसी वजह से आप कल के दिन फंस भी सकते हो, और ट्रू कॉलर हैक भी होता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये पता है कि ये रिस्क है और फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बढ़िया है, और यदि आपको नहीं पता है और फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिस्क है। बिल्कुल सर, आई थिंक ये डेटा जो है कई बार आया आपने का लीक हुआ है, कि डार्क वेब पे भी काफ़ी खबरें आई हैं कि उनका डेटा लीक हुआ है, तो वहाँ से ये जो हमारा डेटा है अगर वहाँ पे चला जाता है एक बार डार्क वेब पे, और वहाँ से किसी के हाथ लग जाता है, तो क्या उससे कुछ खतरा होगा, या फिर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इसका खतरा नहीं होता? नहीं, बहुत सारा डेटा तो अनएनक्रिप्टेड ही होता है। जब लीक हुआ तो ये रिस्क हमें, जैसे डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था, आपका मोबाइल नंबर डालें और हमें सब पता पड़ जाता था। वो अभी भी टेलीग्राम चैनल होगा उसका, कि आपने कब कब पिज़्ज़ा खाया, क्या बिल था, एड्रेस डिलीवर क्या कहाँ हुआ। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। सर कैसे? 4 लोग कॉन्फिडेंशियली कहीं बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, और वो चीज़ वो नहीं किसी को बताना चाहते। यहाँ तो खुल गया ना मामला, कि तुम उस दिन वहाँ थे और तुमने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया उससे लग रहा है कि 4-5 लोग थे वहाँ पे, और उस एड्रेस पे डिलीवर भी हुआ। तो ये चीज़ अब डिनाई नहीं हो सकती, और आप ही के फ़ोन से बुक हुआ। सो मैनी दीज थिंग दोज आर अदरवाइज क्वाइट कॉमन इन लाइफ, कि चलो एक एडवर्टीजमेंट वाला QR कोड ही तो स्कैन किया हमने, रोड पे गए QR कोड स्कैन कर लिया। पर एक रिस्क है, क्योंकि आपने वहाँ खड़े होकर QR कोड स्कैन किया है, ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँच गई है, लोकेशन में क्योंकि आपकी लोकेशन चलेगी। तो आप, तो मैंने एक बार बताया था कि एक जर्नलिस्ट ने मेरे से कहा कि आप हज़ारों लोग एक साथ हैक कर सकते हैं। तो मैं उसको लेके गया एक इवेंट में, जहाँ पर हमने एक QR कोड और ऊपर लिख दिया फ्री वाईफाई, तो कहा 2 प्रिंट आउट यहाँ लगा दो, 2 वहाँ लगा दो। उस होटल में 6 लोगों ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली फ्री वाईफाई के चक्कर में, जबकि वो एक 5 स्टार होटल है। अब इमेजिन कीजिए मैं यही चीज़ कुंभ में कर देता हूँ। बिल्कुल, तो 5 स्टार होटल में 6 लोग अगर कर रहे हैं तो बड़ी बात है। और मैं पैसे साफ कर सकता हूँ लोगों के। यदि उसने एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल कर ली फ्री वाईफाई के चक्कर में, तो मैं पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दूँगा। कैसे? APK फाइल यही तो करती है। हाँ बिल्कुल, APK फाइल क्या करती है? इंस्टॉल होगी, और वो इंस्टॉल हो गई, उसके बाद आपकी सारा। OTP बाहर जाने शुरू हुए, और फिर आपके पैसे निकलने शुरू हो गए, फिर खेल ही खत्म। फिर तो आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। घबरा जाता है इंसान कि अब करना क्या है, तब तक तो पैसे निकल जाते हैं। तो वहाँ तो वैसे भी नेटवर्क वीक होता है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं, लोग वाईफाई तुरंत ल्योर हो जाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको बिना वेरिफिकेशन किसी भी, ना तो QR कोड को स्कैन करना है, ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो फिर एक ऐप कैसे आप बिना चेक किए इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहे वो ट्रू कॉलर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। एक बार देख लीजिए, फिर आप आश्वस्त तो कीजिए। सर ये तो आपने बताया कि प्राइवेसी एक बार चेक करें, इसके अलावा भी कोई 3-4 चीज़ आप बता दें स्टेप्स लोगों को, कि कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले ये चीज़ मतलब देखी जाए। ये देखिए, एक चीज़ जरूर देखना चाहिए कि क्रेडिबल है नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोग ऐप्स बहुत बन जाती हैं। इसी ब्रांड की एक बैंक की ऐप आप ढूंढ रहे हो, एक तो मेन ऐप है और उसी के नाम से मिलती जुलती 10 ऐप और दिखती हैं आपको, या कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट के नाम से ही कहो 4-5 दिख जाए आपको, अमेजोन की ही दिख जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी असली, कौन सी व्हाट्सएप की एक GB व्हाट्सएप बड़ा चलता है। हाँ, व्हाट्सएप GB वाला चलता है, वो भी हैक कर लेता है। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो प्रमोट की जाती हैं कि आप किसी का भी व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं, किसी की भी लोकेशन देख लीजिए, बस नंबर डालिए और लोकेशन देख लीजिए। तो आप नंबर डाल देते हो कि मुझे लोकेशन देखनी है, जैसे आप नंबर डालते हो लिंक देता है कि टू चेक दिस यू हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप।
अब आपको तो लोकेशन देखनी है तो आप वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेते हो, फिर वो कुछ लोकेशन नहीं दिखाता, कहता कि वो बंदा का फ़ोन बंद है कुछ कारण, पर आपके फ़ोन में वो बैठ गया है और अब आपके फ़ोन से पैसे निकल जाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके से ल्योर या कंफ्यूज या लालच देकर वो इंस्टॉल करवाएगा। तो आप पहले ये देख लीजिए कि जो ऐप है वो क्रेडिबल है कि नहीं है। उसको एक तो पुरानी कितनी है इससे पता पड़ जाता है, 8-10 साल पुरानी है, 4 साल कम से कम पुरानी हो, क्योंकि फ्रॉड ऐप आती रहती हैं, डिलीट होती रहती हैं। फिर उसके डाउनलोड कितने, यदि 200, 500, 1000, 2000 डाउनलोड है तो रिस्क है, क्योंकि अभी क्रेडिबिलिटी बनी नहीं है उसकी। फिर उस कंपनी, किस कंपनी ने उसको अपलोड किया है, उस कंपनी की कोई वेबसाइट है या इंडिविजुअल डेवलपर है, तो वो भी रिस्क होता है। फिर देखिए उसके फीडबैक देख लीजिए कि फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। और फिर जो मैंने आपको बोला कि डेटा क्या ले रहा है वो आपका, यदि वो डेटा सेफ्टी सेक्शन में जाके देखेंगे कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा है जो मतलब ही नहीं बनता उस ऐप के लिए, वीडियो एडिटिंग ऐप है, वो क्यों आपका कॉन्टैक्ट ले रहा है, तो रुक जाइए, मत जाइए आगे। एक और तरीका है, आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन रखिए, उसका नाम है मोबी आर्मर। ठीक है। मोबी आर्मर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है उसको स्कैन करके ये बता देता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो रिस्की है, ठीक है। वो रेड में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ऐसे ऐसे परमिशन ले रही है। मतलब ये सारी एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फॉलोवर कितने हैं, डाउनलोड कितने हैं, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, पुरानी कितनी, ये सब मोबी आर्मर अपने आप करके आपको दे देगा। और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो रिस्की है वो रेड में ऊपर दिखाएगा कि इसको तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। जो रिस्की हैं पर मैनेज हो सकती हैं वो ऑरेंज में दिखाएगा, और जो बिल्कुल सेफ़ है वो ग्रीन में दिखाएगा। कारण भी बताएगा कि ये रिस्की क्यों है, क्योंकि आपके संग ऐसा कर सकता है। स्क्रीन शेयर कर रहा है, गेम है बच्चे का लेकिन उसमें चैट फैसिलिटी है, और बच्चे को आप अननोन आदमी से बात नहीं करने देंगे, पर फ़ोन में आप लाखों लोगों के सामने उसको बिठा दिए। ये रिस्क मोबी आर्मर खुद कैलकुलेट करके आपको बताता है। इसके थ्रू आप और भी चीज़ें स्कैन कर सकते हैं, आप लिंक भी स्कैन कर सकते हैं। कोई आपको ई-कॉमर्स पोर्टल का लिंक आ गया, होटल बुकिंग का आ गया, टिकट बुकिंग का आ गया, और आपको गड़बड़ लग रहा है कि यार ये इस पे जाऊँ या ना जाऊँ, तो पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लो, बता देगा कि ये सेफ़ लिंक है, क्लोन तो नहीं है, मैरियट होटल का ओरिजिनल लिंक है कि क्लोन्ड है, लेमन ट्री का ओरिजिनल है कि क्लोन्ड है, और फिर इसमें हम पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। सर ये ऐप डाउनलोड कहाँ से करें? प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर वाले? बिल्कुल प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके मेरे ख्याल से 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं अभी, तो ये चेक कर लें कि कोई कोई क्लोन फेक ना वाला हो। फेक ना वाला ना इंस्टॉल करें। अच्छा, कमाल की बात है कि मोबी आर्मर आपको QR कोड सिक्योरिटी भी करके देगा। यदि Okay. कोई QR कोड आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर, वाईफाई कनेक्शन से लेकर, QR कोड तो आजकल ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल। घुसा हुआ है, तो कोई भी डाउटफुल हो जाए कि यार ये QR कोड सेफ़ है या नहीं, तो आप मोबी आर्मर से एक बार स्कैन कर लें, बता देगा कि ये QR कोड आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करने वाला है, आपके ऑटोफिल डिटेल चुराने वाला है, आपका कैमरा ऑन करने वाला है, या पैसे निकालने वाला है। फिर आप इससे वाईफाई सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं कि पब्लिक वाईफाई है और किसी ने हैक कर रखा है, तो ये बता देगा, और उसका IP एड्रेस भी देगा कि ये बंदा है, इसने हैक कर रखा है, इसको नोट करो, पुलिस को दे दो, बंदा पकड़ जाएगा, क्योंकि वाईफाई हैक करने वाला आसपास ही होगा, रिमोट नहीं हो सकता। सो QR कोड स्कैन, वाईफाई सिक्योरिटी चेक, लिंक स्कैनिंग और ऐप स्कैनिंग, ये 4 ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रोएक्टिवली करना आना चाहिए। ठीक है सर, दो चीज़ और आपसे पूछूंगा कि एक तो अगेन ट्रूकॉलर हुआ, एक दूसरी जो ऐप्स हुए, ये डेटा सेव कहाँ रखते हैं? क्योंकि हमारा डेटा इन लोगों के पास गया, वो सेव कहाँ रहता है, नंबर 1 ये। और दूसरा ये जो आप मोबी आर्मर बता रहे हैं, ये कितना डेटा लेता है? वेरी गुड, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि मोबी आर्मर तो डेटा नहीं लेता। तो आप मोबी आर्मर के संग भी वही एक्सरसाइज कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, बिना इंस्टॉल किए पहले मोबी आर्मर सर्च कीजिए, डेटा सेफ्टी में जाइए, सी डिटेल्स को क्लिक कीजिए, तो वहाँ बताया जाएगा कि मोबी आर्मर आपके फ़ोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करता है। ओके, मोबी आर्मर सिर्फ आपका ईमेल आईडी लेता है, ठीक है। और ईमेल आईडी लॉगिन के लिए लेता है, ताकि वो आपके बारे में ढूंढ के बता सके कि आपका लीक डेटाबेसेस में डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, अदरवाइज वो कुछ भी कलेक्ट नहीं करता। ओके सर, ये दूसरे ऐप्स डेटा सेव कहाँ रखते हैं? देखिए, नॉर्मली इनके क्लाउड सर्वर्स होते हैं जहाँ पर ये डेटा प्रोविजन करके रखते हैं, और API के थ्रू ही एक्सेस होता है। API एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड भी होता है, क्योंकि जितने भी हमारी NIST गाइडलाइन है या ISO सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से जितना भी सिक्योरिटी प्रोविजन सर्वर साइड पर, क्लाइंट साइड पर, नेटवर्क साइड पर, API साइड पर होना चाहिए, वो हर एक ऐप करती है, इतनी वल्नरेबल नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद डेटा लीक होता है, और डेटा लीक मोस्टली सर्वर साइड से ही होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे वो ट्रूकॉलर ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो या फिर पेटीएम में कोई भी ऐप हो, तो एक बार देख लें कि वो आपका डेटा क्या ले रहा है, और जो चेकलिस्ट सर ने बताई आप उनको फॉलो करें। थैंक यू सर कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू आज भाई।